वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। क्लास 12 केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रिया, जिसका आज है 6th वीडियो लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ टाइप ऑफ सॉल्ट्स। अब पहले हम सॉल्ट्स देखने से पहले कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर लिखने वाले हैं कि अब आपको पता है कि एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ में। ये एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। एसिड बेस रिएक्ट होता है और फॉर्म करता है वाटर को। और आपको पता है ये कि एसिड, हमने बेसिक देखा था कि एसिड जो है वो 2 टाइप्स के एसिड होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल लिए थे हमने HCl, H2SO4, HNO3। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वियस सोल्यूशन में। एंड वीक एसिड जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फिनॉल, दीज आर द वीक एसिड। और सेम उसी तरीके से बेस होते हैं कि बेस भी कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के बेस होंगे। कौन कौन से? एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है कौन कौन से रहेंगे? NaOH, KOH, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस। एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दीज आर द वीक बेसिस। अब सॉल्ट्स बनते कैसे हैं? एसिड और बेस से तो बनते हैं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट बनते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा है? 4 टाइप्स के सॉल्ट बनेंगे। कैसे? देखो, एक यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे बनेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से ये वाला कॉम्बिनेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। देन सॉल्ट बनेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसके साथ बेस का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? वीक बेस का, ठीक है। अब इन दोनों की रिएक्शन देखेंगे हम। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, HCl प्लस NaOH, है ना। अब इसको जब हम डिज़ोल्व करते हैं, मतलब इनका जब रिएक्शन होती है, तो फिर क्या फॉर्म होना है? एसिड बेस, सॉल्ट एंड वाटर। तो सबसे पहले तो वाटर को रिमूव कर दे, HOH, तो रिमेनिंग क्या है? NaCl। तो NaCl क्या हो गया? सॉल्ट, और वाटर H2O। तो ये हो गई एक रिएक्शन। तो NaCl क्या हो गया? यहाँ पर सॉल्ट बन गया। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl प्लस वीक बेस NH4OH। अब इसकी रिएक्शन करते हैं हम, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करेंगे, पहले तो H2O को रिमूव कर दो, क्योंकि एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और H2O रिमूव होने के बाद क्या रिमेनिंग रह जाएगा? NH4Cl प्लस H2O, दिस इज सॉल्ट। ये बन गया फिर सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब वैसे ही सेम 2 कॉम्बिनेशन वीक एसिड के साथ बनेंगे कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड प्लस वीक बेस, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनना है ना। तो अब वीक एसिड देख लो, वीक एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। अब इनकी रिएक्शन करो, H2O को रिमूव कर दो, तो रिमेनिंग क्या है? CH3COO प्लस H2O, तो दिस इज सॉल्ट। फिर ये बन गया सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड कौन सा है? फिर से ले लेते हैं हम, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड वीक बेस है NH4OH। अब इन दोनों की रिएक्शन करते हैं, तो H2O को पहले रिमूव कर दो, तो रिमेनिंग क्या है? CH3COONA, है ना, अमोनियम एसिटेट प्लस H2O। ये भी क्या है? फिर सॉल्ट है,
है ना, ये बन गया सॉल्ट। तो ये 4 टाइप के सॉल्ट बनते हैं और ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब आपने इजीली समझ लिया है किस तरीके से सॉल्ट बनते हैं। जैसे हमारे पास में नेचर है सॉल्ट के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस के स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इन्हीं को आपस में आप कंबाइन कर लें कि पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फिर ऐसे ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर सबसे पहले तो वाटर को रिमूव कर दें। वाटर को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग है वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। तो इस टाइप के सॉल्ट्स बनते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कितने टाइप्स के सॉल्ट है हमारे पास में, 4 टाइप्स के सॉल्ट है। कि सॉल्ट डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl, KHNO3। Salt derived from strong acid and weak base, strong acid and weak base. For example, NH4Cl, CuSO4, NH4NO3, CuCl2। कैसे डिराइव हुए आपको कॉन्सेप्ट पता है। सॉल्ट डिराइव फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल, CH3COONA, KCN, Na2CO3। फोर्थ, सॉल्ट डिराइव फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। जो लास्ट कॉम्बिनेशन था कौन सा, वीक एसिड एंड वीक बेस, CH3CONH4, NH4Cl। तो अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 4 टाइप्स के सॉल्ट कैसे बनते हैं। एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। एसिड बेस का नेचर क्या है वो देखें, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और इनके रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट एंड वाटर रिमूव होता है। सॉल्ट को सबसे पहले रिमूव कर दें और बाकी जो रिमेनिंग है वो पार्ट रहेगा किसका, सॉल्ट का। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्ट में देखेंगे हम कि जब सॉल्ट डिसोसिएट होता है, व्हेन अ सॉल्ट इज डिसोसिएटेड इन वाटर, इट डिसोसिएट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। अब आपको पता है कि जो सॉल्ट है उसमें 2 आयन्स रहेंगे, कैटायन और एनायन, तो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। और जो वाटर है वो स्लाइटली डिसोसिएट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर है वो एम्फोटेरिक नेचर है और एक बिहेव करेगा एसिड बेस, तो फिर वो स्लाइटली डिसोसिएट होकर H3O पॉजिटिव आयन, NOH पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, लाइक दैट। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन हमने इससे पहले देखा है। इससे पहले हमने आपको बेसिक समझाए हैं इसका कि एक बेस है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक एसिड है तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो वो एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। तो इस तरीके से ये H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे और OH नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। लेकिन वाटर जो है वो स्लाइटली डिसोसिएट होता है, बहुत ही स्लाइटली डिसोसिएट होता है। लेकिन सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर उसके आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो ये ध्यान में रखना है आपको कि सॉल्ट है, अब सॉल्ट डिसोसिएट हो गए और सॉल्ट डिसोसिएट होने के बाद ये जो कॉन्सेंट्रेशन है H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन का, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये सेम है, ये एज इट इज़ ही रहा। तो मतलब क्या होगा कि वो सॉल्ट ने ये आयन्स के साथ में रिएक्शन नहीं किया, कि सॉल्ट विच डू नॉट इंटरैक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ इंटरैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन कैसे होंगे, एक ही बराबर के होंगे। तो प्योर वाटर इज न्यूट्रल एंड H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन आर इक्वल। तो ऐसे सॉल्ट जो डिसोसिएट हो जाए और ये जो यहाँ पर आयन्स है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी क्वांटिटी को एज इट इज़ रखें, कुछ भी चेंज ना करें, तो उन सॉल्ट्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहेंगे हम इसको, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं होने दिया। So if the ions of the salt do not interact with water, the hydronium and hydroxyl ion concentration remain equal and the solution is neutral। ठीक है, ध्यान में रहेगा आपके कि एक सॉल्ट कैसे हैं, 2 टाइप्स के हैं। सॉल्ट कैसे हैं, 2 टाइप्स के हैं। ओके, एक इंटरैक्ट करेंगे विथ वाटर के साथ और एक इंटरैक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ।
do not interact with water, do not interact with water, and second one is interact with water। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ऐसे सॉल्ट जो वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल कहलाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर H3O पॉजिटिव आयन जो वाटर के आयन से यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जब बैलेंस है, क्योंकि आपको पता है कि जितना अमाउंट H3O पॉजिटिव आयन का होता है सेम अमाउंट OH नेगेटिव आयन का रहता है, तो ये क्या सोल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अब अगर सॉल्ट ने इंटरैक्ट कर लिया वाटर के साथ, अब कैसा इंटरैक्ट किया, एक तो H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे या फिर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, दोनों में से एक कोई ना कोई ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए, मतलब H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। कई बात समझ में कि अगर H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, और सॉल्यूशन के अंदर एज कम्पेयर टू H3O पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन ज़्यादा रहेंगे, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि सॉल्ट फिर वाटर के साथ में कैसे इंटरैक्ट करता है और क्या ज़्यादा क्वांटिटी में रिमेनिंग रह जाता है। अगर H3O पॉजिटिव रिमेनिंग रहेगा तो एसिडिक एंड OH नेगेटिव ज़्यादा रिमेनिंग रहेगा तो बेसिक। When one or more of the salt ion react with water, the equality of concentration of H3O positive ion and OH negative ion is disturbed। अगर सॉल्ट के आयन ने रिएक्ट कर लिया, किसी एक भी अगर आयन ने रिएक्ट कर लिया तो इसकी जो इक्वलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। द सोल्यूशन डज नॉट रिमेन न्यूट्रल, और सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेगा एंड बिकम एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सॉल्ट। अब कैसा बनता है, क्या ज़्यादा आयंस कौन से प्रेजेंट रहते हैं उसके हिसाब से वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा या फिर बेसिक सॉल्ट बनेगा। सच अ रिएक्शन बिटवीन द आयंस of the salt and the ions of water is called hydrolysis of salt, और इसी को हम क्या कहते हैं, hydrolysis of salt। अब hydrolysis of salt मतलब कि देखो हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, वाटर। अब वाटर है, वाटर में क्या है, आयन से, एक H पॉजिटिव आयन है, दूसरा OH नेगेटिव आयन है। सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या है, आयन से, कौन कौन से, एक कैटायन है, दूसरा एनायंस है। तो ये जो आयंस है, कैटायंस और एनायन, ये वाटर के आयंस के साथ में इंटरैक्ट होते हैं, रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो सॉल्ट के आयंस और वाटर के आयंस के बीच में होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट is defined as the reaction in which cation or anion or both ion, cation or anion or both ion of a salt, किसके आयंस, कैटायंस और एनायन, सॉल्ट के, या तो कैटायन लो या फिर एनायन लो या फिर दोनों को, या फिर दोनों भी रिएक्ट कर लेंगे, किसके साथ में, विथ आयंस ऑफ वाटर। और कौन से आयन के साथ में, वाटर के आयंस के साथ में ये रिएक्शन कर लेंगे, और टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्किनिटी, मतलब वो एक तो एसिड को फॉर्म करेंगे या फिर बेस को फॉर्म करेंगे। अल्किनिटी मतलब बेस, एसिड को फॉर्म करेंगे या फिर वो बेस को फॉर्म करेंगे। अगर H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो एसिड, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो बेस, और सम टाइम इवन न्यूट्रलिटी, और कई बार इक्वल अमाउंट में ये फॉर्म कर लेंगे, मतलब H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन इक्वल अमाउंट में फॉर्म होंगे तो वो सोल्यूशन कहलाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन। तो सिंपल से आपको ये समझना है, ध्यान में रखना है कि सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं भी करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करते भी हैं। अगर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते तो वो न्यूट्रल कहलाएंगे, क्योंकि वाटर जो हाइड्रोलिसिस करके जो आयंस फॉर्म करता है वो इक्वल आयन को फॉर्म करता है, तो उनकी इक्वालिटी
रिमेन एज इट इज़ रहती है, इसलिए सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है। और अगर सॉल्ट वाटर के साथ में इंटरेक्ट कर ले और वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद में अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो वो एसिडिक सोल्यूशन कहलाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो वो बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा। और हाइड्रोलिसिस क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट के 2 आयन से कैटायन और एनायन, वाटर के 2 आयन से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, तो ये सॉल्ट के आयन वाटर के आयन के साथ में रिएक्शन करके एसिड या बेस को फॉर्म करते हैं या कई बार न्यूट्रल सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों में से H2O वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करे तो रिमेनिंग रहेगा NaCl, तो NaCl इज अ सॉल्ट। तो NaCl is a salt of strong acid HCl and a strong base NaOH. When it is dissolved in water, it dissociate completely into its ion. जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये completely dissociate होकर आयंस को फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आयंस फॉर्म हुए ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, ये इनकी टेंडेंसी नहीं होती है कि ये वाटर के साथ में फर्दर रिएक्ट करे, और अगर पॉसिबल भी हो कि ये जो प्रोडक्ट जो फॉर्म करें वो NaOH और HCl को ही फॉर्म करे, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब कुछ भी यहाँ पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो दोनों भी कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसीलिए जो कैटायन और एनायन होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के और स्ट्रॉन्ग बेस के, वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है, कुछ 6 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है, अभी देखो 4 केसेस पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ, यहाँ पर जो चेंजेस होते रहेंगे वो 4 टाइम्स चेंजेस होंगे। तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है कि एसिड बेस रिएक्ट होगा तो फॉर्म होगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर, ये लिख के रख लो। फिर सेकेंड कि जो सॉल्ट है डिसोसिएट होगा तो फॉर्म करेगा आयंस, कौन कौन से? कैटायन और एनायन को फॉर्म करेगा। थर्ड पॉइंट लिख के रखना है आपको कि कैटायन अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो फॉर्म करता है ये बेस, मतलब ये COH ऐसे कुछ फॉर्म करेगा और उसके साथ में हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे निकलेंगे। और फोर्थ पॉइंट याद रखना है कि एनायन है और A निगेटिव, और ये अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो ये एसिड फॉर्म करना है और यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे। और फिर फिफ्थ ये देखना है कि वो रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और 6 पॉइंट याद रखना है आपको कि सोल्यूशन का नेचर क्या है, मीन्स एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी। इजीली आप चारों भी जो यहाँ पर कंडीशंस आएंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, देखो एसिड बेस के लिए कि एसिड बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब HCl है और NaOH है। HCl NaOH में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, क्या रह जाएगा? NaCl प्लस H2O। फिर उसके बाद में सॉल्ट बन गया, तो ये क्या बना हमारे पास में? सॉल्ट। अब सॉल्ट कौन सा है? NaCl सॉल्ट है। NaCl कैटायन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिसोसिएट तो हो गया, मतलब ये यहाँ पर ये वाटर में अगर हम इसको डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट तो हो जाएगा, लेकिन इसके जो आयंस हैं हमने आपको ये बताए थे अभी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयंस रहते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो मतलब Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के जो आयंस रहेंगे वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमने इस NaCl को वाटर के अंदर इंटर किया था तो वो वाटर के साथ में ये तो मतलब वाटर में डिसोसिएट हो गया, लेकिन वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है मीन्स H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन को इन्होंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया।
ये इक्वल है, जैसा वाटर में पहले था वो बाद में भी वैसा ही है। तो अगर NaCl वाटर में डिसोसिएट भी होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनकी इक्वालिटी सेम रहती है। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन सेम है। दस द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द सेम, क्योंकि अगर हम यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो ये बेस और एसिड बन जाएगा, जो कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के जैसा हो जाएगा। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेम हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट नाइदर द कैटायन नॉर द एनायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर। तो ये देखो, ध्यान में रखो कि ना कैटायन मतलब Na पॉजिटिव, ना ही एनायन मीन्स Cl नेगेटिव ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, मीन्स देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। एंड इक्वालिटी H3O positive and OH negative produced by ionization of water is not disturbed and solution is neutral। और solution कैसा रहना है, यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। तो it may be concluded that salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis। तो इसका conclusion ये निकलता है कि strong acid and strong base का जो solution रहेगा, या सॉरी जो सॉल्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट रहेगा वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, डू नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? आपको ये वाले 5 पॉइंट्स याद रखना है। एसिड बेस को मिलाकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर देना है, सॉल्ट को डिसोसिएट करना है तो फॉर्म होगा वो कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन को हाइड्रोलिसिस करके देखना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा, और फिर अगर नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर वाटर का जो हाइड्रोलिसिस हुआ है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, मीन्स ये जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब यही जो आपको 5 कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान में रखना है अच्छे से। सेकेंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 ले लिए, एंड स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर CuOH/2 ले लिए, और इन दोनों की रिएक्शन होने पर बनता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन होने पर बनेगा क्या, कॉपर सल्फेट। अब देखते हैं पहली वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है हम वो अप्लाई करेंगे, ये वाले, ये अच्छे से ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले एसिड कौन सा है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद में बेस कौन सा है, CuOH/2। अब ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्ट होकर पहले तो आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो फिर रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पर ये देखो OH, और यहाँ से ये H जो है यहाँ रिमूव होगा, तो ये देखो बचेगा क्या, CuSO4 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, मतलब 4, ये ट्वाइस H2O। अब ये हमारे पास में रह गया CuSO4, दिस इज अ सॉल्ट। ओके, सेकेंड कंडीशन देखो, ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट और वाटर, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जो हमारे पास सॉल्ट है CuSO4 है ना, अब ये CuSO4 को हमको डिसोसिएट करना है, CuSO4 को वाटर में डालना है, डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म करेंगे आयन्स, Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वियस सोल्यूशन में, और SO4 2 नेगेटिव आयन एक्वियस सॉल्यूशन में। तो ये बन गया क्या, कैटायन और एनायन, कैटायन बना और ये एनायन। अब ये देखो जो कैटायन बना ये किसका पार्ट है, वीक बेस का पार्ट है, और ये जो एनायन बना है ये एनायन किसका पार्ट है, SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है तो ये एनायन हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो फिर हाइड्रोलिसिस में कौन जाने वाला है,
Cu2 पॉजिटिव आयन हाइड्रोलिसिस में जाएगा। तो फिर थर्ड स्टेप हम लिखेंगे कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर ये हाइड्रोलिसिस करता है तो ये हाइड्रोलिसिस, अब ये वीक है तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, वीक होगा तो इक्विलिब्रियम लिखेंगे हम, और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कि 4 टाइम लेंगे और ये रिएक्शन हो जाएगी CuOH/2 प्लस 2H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेप होगी, हमने कहा कि वो जो फोर्थ है SO4 2 नेगेटिव आयन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है। स्ट्रॉन्ग एसिड का है मतलब ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। अब ये हाइड्रोलिसिस अगर ये नहीं कर रहा है तो फिफ्थ स्टेप में अब ये देखें कि नहीं कर रहा है तो मतलब हमारे पास कौन से आयन ज़्यादा रह गए, H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा रह गए, क्योंकि OH नेगेटिव आए ही नहीं। तो H3O पॉजिटिव आयन्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। तो हाइड्रोलिसिस में कौन जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव आयन विल शो हाइड्रोलिसिस, ये शो करेंगे, हाइड्रोलिसिस को शो करेंगे। और 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना ये है कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा। क्यों एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर कि SO4 2 नेगेटिव आयन्स ऑफ सॉल्ट हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर, इनकी टेंडेंसी नहीं है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट H2SO4, क्योंकि ये अगर रिएक्ट करते हैं तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। द रिएक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन विच OH नेगेटिव आयन फॉर्म अनआयनाइज्ड CuOH2, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आयन और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म कर देते हैं CuOH/2। द हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम फॉर CuSO4 इज रिटन एज, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे लिए हैं। तो इसमें क्या देखें हमने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, क्योंकि अब क्या रह गए यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा रह गए, तो रिजल्टिंग द सोल्यूशन ऑफ CuSO4 बिकम एसिडिक एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। और यहाँ पर अगर एसिडिक है तो टेस्ट करके देख लें, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न हो जाएगा। तो ये 6 जो स्टेप्स बताएं वही स्टेप में चलते जाना, इजीली आपके समझ में आ जाएगा कि वो सॉल्ट कैसा है और कौन से जो उसका नेचर है वो क्या रहेगा। तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से जो सॉल्ट मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से जो सॉल्ट मिलता है वो कैसा रहेगा, हमारे पास में एसिडिक सॉल्ट रहेगा। कैसा रहेगा, एसिडिक सॉल्ट रहेगा। और इसीलिए CuSO4 का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। दिस इज एसिडिक सॉल्ट, CuSO4 इज एसिडिक सॉल्ट। और इससे पहले हमने देखे थे कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिल रहा था सॉल्ट, दैट इज NaCl। तो NaCl कौन सा सॉल्ट मिल रहा है हमको, न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब न ब्लू लिटमस रेड होगा, रेड लिटमस ब्लू भी नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब सेम ऐसे ही 6 कंडीशन नेक्स्ट इसके लिए अप्लाई करते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब देखें वीक एसिड कौन सा है, एसिडिक एसिड CH3COH, दिस इज अ वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। अब आपको इससे जो मिलकर बना सॉल्ट वो है सोडियम एसिटेट CH3COO Na। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, एसिड प्लस बेस टू फॉर्म रिएक्टेंट, एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिडिक एसिड CH3COOH प्लस बेस NaOH, कौन सा एसिड है, वीक एसिड। और बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये H2O रिमूव कर दें तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, CH3COONA प्लस H2O, दिस इज सॉल्ट एंड वाटर। सेकेंड कंडीशन क्या याद रखना है आपको, कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होकर फॉर्म करेगा आयंस, डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो कैटायन है, ये कैटायन CH3COO नेगेटिव कहाँ से मिला, वीक एसिड से मिला। चलो ठीक है, वीक एसिड है, हाइड्रोलिसिस करेगा।
NaOH Na पॉजिटिव आयन कहाँ से मिला? स्ट्रॉन्ग बेस से। अगर स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है मतलब ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आयन्स फॉर्म होते हैं वो हाइड्रोलिसिस नहीं करते। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि कैटायन, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना, ये है एनायन नेगेटिव चार्ज है और ये है कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए तो पहले हम कैटायन देख लेते हैं। तो कैटायन तो जो है वो हाइड्रोलिसिस में जाएगा नहीं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस को फॉर्म कर लेगा। देन फोर्थ पॉइंट CH3COO नेगेटिव चार्ज, ये हो गया एनायन। एनायन हाइड्रोलिसिस करेगा और हाइड्रोलिसिस करने के बाद फॉर्म होगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव आयन, इस तरीके से फॉर्म हो गए। तो अब ये जो ये हाइड्रोलिसिस में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है? यस, किसका? CH3COO नेगेटिव आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो क्या ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएंगे? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन अगर मोर अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब जो सॉल्ट है, सॉल्ट का नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक। सॉल्ट का नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक, क्योंकि OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COO Na कंटेन Na पॉजिटिव आयन है, H3O पॉजिटिव, CH3CO नेगेटिव, OH नेगेटिव, इस बहुत सारे आयन्स हैं। द Na पॉजिटिव आयन ऑफ सॉल्ट हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन्स ऑफ वाटर। इसकी टेंडेंसी नहीं है कि वाटर के साथ में रिएक्ट करे, अगर करते भी है तो पॉसिबल जो प्रोडक्ट होगा वो NaOH होगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब वो खुद ही स्ट्रॉन्ग है तो वो डिसोसिएट वैसे भी नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो आयन रहेगा वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर एज अ रिजल्ट एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन ज़्यादा अमाउंट में रह गए, प्रोड्यूस हो गए सोल्यूशन में। तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया? अब बेसिक हो गया। द सोल्यूशन ऑफ यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज़ देयरफॉर बेसिक। तो अब यहाँ पर हमारे पास में है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इससे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन से नेचर का हो रहा है? बेसिक नेचर का हो रहा है। एंड दैट्स वाई सोडियम एसिटेट CH3COONA इज अ बेसिक सॉल्ट। CH3CONA क्या है? ये बेसिक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि एक सॉल्ट है BA इज अ सॉल्ट जो वीक एसिड HA और वीक बेस BOH से बना है, ठीक है। वीक एसिड है HA और वीक बेस है BOH, इन दोनों से मिलकर जो सॉल्ट बना है वो है BA, ठीक है। और वो डिसोसिएट हो गया वाटर में कम्प्लीटली और इस तरीके से आयन फॉर्म किया। तो BA जब डिसोसिएट हुआ तो B पॉजिटिव एंड A नेगेटिव आयन्स फॉर्म हो गए, कैटायन एंड एनायन। अब ये जो आयन्स हैं, ये आयन्स जो है कैटायन और एनायन, बोथ द आयन्स ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये BA क्या है? सॉल्ट है। तो बोथ द आयन्स ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर एंड टू फॉर्म वीक बेस एंड वीक एसिड। ये कैटायन और एनायन ये रिएक्ट होके मतलब ये वाटर के साथ में इंटरैक्ट करके वीक बेस BOH और HA वीक एसिड को फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो सोल्यूशन इस तरीके से जो रिएक्शंस हो रही है, नंबर ऑफ ऐसी रिएक्शंस होगी, लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूशन जो टर्न हो जाएगा एसिडिक में या बेसिक में या न्यूट्रल पे, वो डिपेंड करेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, कि इन दोनों में से थोड़ा सा भी ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, एसिड की है या वीक बेस की है, या फिर दोनों की इक्वल है।
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल रहता है। तो एसिड और बेस का जो कांस्टेंट है अगर सेम रहता है, मतलब सॉरी के ए अगर ग्रेटर रहता है के बी से, एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है के बी से, तो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। के ए इज़ लेस देन के बी, मतलब बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो ये बेसिक रहेगा। और दोनों का अगर यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों की इक्वल रहेगी तो सॉल्यूशन रहेगा न्यूट्रल। तो यहाँ पर एक एक कंडीशन को हम देखेंगे कि व्हेन के ए इज़ ग्रेटर देन के बी। अब यहाँ देखें कि NaF इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। NH4F ये एक सॉल्यूशन है, सॉरी ये एक सॉल्ट है। ये सॉल्ट किससे डिराइव हुआ है? वीक एसिड एंड वीक बेस से। तो यहाँ पर तीन कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा मतलब स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, एसिड की या फिर बेस की ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वीक एसिड है HF, जिसका के ए की वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁻4 एंड वीक बेस है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका के बी बेस है तो के बी इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻K। ठीक है, यहाँ पर के ए की वैल्यू ग्रेटर है के बी के, और ये जो इसके आयंस फॉर्म होंगे NH4F के अमोनियम फ्लोराइड के, वो फॉर्म होंगे कौन कौन से? NH4 पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। और ये जो आयंस है मतलब कैटायन और एनायन, ये हाइड्रोलिसिस जाने के बाद में, मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट होने के बाद में वीक बेस और वीक एसिड को फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो HF है वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है देन बेस के। अब ये दोनों के रिएक्शन देखो कि पहले ये जो आयन है NH4 पॉजिटिव आयन, ये NH4 पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट होकर NH4OH मतलब ये बेस को फॉर्म कर दिया और इसके साथ में हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहे हैं। उसी टाइम पर जो फ्लोरीन के आयन हैं वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और HF को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हो रही है। इन दोनों रिएक्शन होने में ये जो NH4 पॉजिटिव आयन है ये स्लाइटली ग्रेटर एक्सटेंट में डिसोसिएट हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है, कौन सा? NH4 पॉजिटिव आयन का जो हाइड्रोलिसिस है वो ज़्यादा हो गया, वाटर के साथ में वो ज़्यादा हाइड्रोलाइज कर गया। और यहाँ पर अगर वो ज़्यादा हाइड्रोलाइज कर रहा है तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन के। तो H3O पॉजिटिव अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ एसिडिक। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि इन अदर वर्ड NH4 positive ion are slightly stronger as acid than F negative ion as base. The solution of NH4F is thus only slightly acidic and turns blue litmus red. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो वीक एसिड एंड वीक बेस होता है, तो वीक एसिड एंड वीक बेस में जिसका थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ जा रहा है, मतलब जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है एसिड की बेस की, तो सोल्यूशन का नेचर वही रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सॉल्ट था NH4F, इसमें एसिड की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू बेस, इसलिए ये सोल्यूशन कहलाएगा एसिडिक सोल्यूशन। अब ऐसे ही यहाँ पर देखें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर Ka इज़ लेस देन Kb, मतलब Kb ज़्यादा है और Ka कम है। ठीक है, अब यहाँ पर यह रिएक्शन है NH4Cn की, जो सॉल्ट का एग्जाम्पल है NH4Cn। अब ये डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने के बाद आयंस फॉर्म करेगा NH4 पॉजिटिव आयन एंड Cn नेगेटिव आयन। ठीक है, और ये आयंस हाइड्रोलिसिस होंगे तो वीक बेस और वीक एसिड को फॉर्म करेंगे। तो वीक एसिड एंड वीक बेस से ही ये सॉल्ट बन रहा है अमोनियम साइनाइड। अब ये जो अमोनियम आयन है NH4 जो आयन है हाइड्रोलिसिस करेगा, हाइड्रोलिसिस होने के बाद में फॉर्म होगा NH4OH। ये पता है आपको कि NH4 पॉजिटिव प्लस H2O क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पर NH4OH
प्लस H3O पॉजिटिव आयन, यही वाली रिएक्शन है, ठीक है सेम। अब वैसे ही CN आयन, CN नेगेटिव आयन, ये हाइड्रोलिसिस होगा और फॉर्म करेगा HCN प्लस OH नेगेटिव आयन। अब ये दोनों रिएक्शन हो रही है, लेकिन इन दोनों रिएक्शन में से जो CN नेगेटिव आयन है वो एज कम्पेयर टू NH4 पॉजिटिव आयन के ज़्यादा हाइड्रोलाइज कर गए। द CN नेगेटिव आयन हाइड्रोलाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंट में हाइड्रोलाइज कर गए, किसके कंपैरिजन में, NH4 पॉजिटिव आयन के। तो इसलिए जो रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या ज़्यादा हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन, क्योंकि ये ज़्यादा हाइड्रोलाइज कर गए तो OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, किसके कंपैरिजन में, H3O पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में। तो फिर यहाँ पर NH4CN जो अमोनियम साइनाइड है उसका नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिक नेचर हो जाएगा। तो बेसिक नेचर है तो रेड लिस्ट में टर्न हो जाएगा ब्लू में। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पर बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि OH नेगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया था स्लाइटली, थोड़े से चेंजेस में यहाँ पर जो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। थर्ड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज इक्वल्स टू Kb, मतलब एसिड एंड बेस मीन्स H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन बोथ आर सेम। सॉल्ट है अमोनियम एसिटेट CH3COO NH4 हाइड्रोलिसिस में जाएगा, इसके जो आयन्स फॉर्म होंगे पहले लिख लेते हैं, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। ये दोनों भी जब हाइड्रोलिसिस में जाएंगे मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वीक एसिड एंड वीक बेस को फॉर्म करेंगे, और फिर कैटायन और एनायन को जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे ये सॉल्ट के आयन्स को, तो ये भी फॉर्म करता है क्या, एसिड एंड बेस को फॉर्म करता है, वीक एसिड एंड वीक बेस को। तो अब यहाँ पर जो दोनों भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन में जितना हाइड्रोलिसिस यहाँ पर एनायन करेगा, CH3COO नेगेटिव आयन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उतना ही सेम अमाउंट में हाइड्रोलिसिस हो रहा है अमोनियम आयन का। तो इस टाइम पर कि Ka एंड Kb की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस इन हाइड्रोलिसिस इज द सेम, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4 पॉजिटिव produces as many H3O positive ion as that of CH3COO negative produces OH negative ion, कि ये जो दोनों आयन्स है वो सेम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। तो सिंपल याद रखना है आपको, Ka इज़ ग्रेटर देन Kb, मतलब एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन के। व्हेन Kb is Ka is less than Kb, मतलब यहाँ पर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू H3O पॉजिटिव आयन के। और जब Ka और Kb इक्वल रहेगा इट मीन्स H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स जो रहेंगे वो इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का ये यहाँ पर ख़त्म होता है।